हमने ये चर्चा की थी कि सर अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट पॉइंट और दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर इसके बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ दोनों के बारे में बात की थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं फील्ड से, सॉरी वीकली अट्रैक्टेड होते हैं फील्ड से। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। डायामैग्नेटिक स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द फील्ड होते हैं, वो रिपल्शन शो करते हैं। इनके एग्जांपल्स देखे थे अपन ने, काफी सारी चीजों के बारे में बात की थी। माइसनर इफेक्ट देखा था। कौन बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय माइसनर इफेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय माइसनर इफेक्ट? यस क्लास, हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी देखी थी व्हिच इज नोन एज माइसनर इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इट? कौन बता सकता है माइसनर इफेक्ट या माइसनर लॉ के बारे में? पूरी 12th क्लास में से कोई भी नहीं? बहुत ही बेहतरीन, मजेदार, ऐसा ही होना चाहिए। इसी प्रिपरेशन चलोगे सब कुछ बढ़िया ही होगा, खराब तो कुछ होता ही नहीं है कभी। अरे माइसनर इफेक्ट सुपर कंडक्टर्स में बात की थी, याद करो। बोला था एक सुपर कंडक्टर है, उसको लोएस्ट टेम्परेचर पे रखते हैं, सबसे कम टेम्परेचर पे रखते हैं। जब हम किसी मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ऑब्वियसली नॉट हर मटेरियल नहीं, लेकिन मटेरियल्स का टेम्परेचर अगर आप धीरे कम करोगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होने लग जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो 0 हो जाता है। उस टाइम पे हमारा मटेरियल कैसे बिहेव करता है? तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। Now superconductors are those materials which are kept at very low temperatures, having a resistivity which is equal to 0. रेजिस्टिविटी 0 है, सुपर लो टेम्परेचर्स हैं, कंडक्टिविटी बहुत हाई है। माइसनर इफेक्ट ये बोलता है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज नोन एज माइसनर इफेक्ट। एग्जाम में पूछ लिया 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज माइसनर इफेक्ट, क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर टेम्परेचर कम कर दो। कितना कम सर? सब 0 टेम्परेचर्स में ले आओ, 14 केल्विन, 12 केल्विन, 10 केल्विन के आसपास। ठीक है, इतना कम कर दिया। इतना कम टेम्परेचर अगर कर दोगे तो किसी मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर को कम करने के साथ रेजिस्टिविटी भी कम होने लगता है। अब जब रेजिस्टिविटी भी कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी अगर 0 कर दो तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। एंड सुपर कंडक्टर्स वेरी लो टेम्परेचर पे डायामैग्नेटिक बिहेव करते हैं, इसी को हम माइसनर इफेक्ट कहते हैं। बताइए सबको ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकना बहुत जरूरी है बेटा, बताइए फटाफट। घुसा लो इसे, बिल्कुल दिमाग में फिक्स होना चाहिए। किसी को नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आया ना कि सर नहीं पता माइसनर इफेक्ट, पिछली क्लास की बात नहीं पता, तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम लोगों से, तुम लोग तो रेगुलर क्लास में आते हो यार, रेगुलर जो क्लास में आता है ना उससे उम्मीदें होती है, ये तो 4 चांद लगाएगा हमारे सर को। सही बात है, भेजे में घुस जाना चाहिए। आज की क्लास हमारी रहेगी हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। ये हिस्टैरिसीस लूप क्या है? ये एक ग्राफ है। हिस्टैरिसीस लूप क्या है? इट इज ए ग्राफ व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के बारे में अगर मैं ग्राफ बना दूं तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टैरिसीस। उसको हम हिस्टैरिसीस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया है। अब सर हिस्टैरिसीस होता क्या? आप मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है, ये लो ऐसे, ये रहा, ये मान लो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो देखना चाहता हूँ इसका मैग्नेटाइजेशन किस तरीके से होगा।
अब लोग सर ठीक है, मैग्नेटाइजेशन किस तरीके से होगा, कैसे निकालेंगे? हमने क्या करा, यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दी, ऐसे ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको मैं B से ना दिखा करके H से दिखाता हूं, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी याद करो, कितना फील्ड के पास कैपेबिलिटी है मैग्नेटाइज करने का, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला था ना, H से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज, अब इस H को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, अब इस H को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, मान लो शुरुआत में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी ही नहीं, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, कोई मैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं। अब कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा तो, अब कोई मैग्नेटाइजेशन अगर नहीं होगा मेरे पास, तो हमारे इस पर्टिकुलर मटेरियल में कोई फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं, इट इज जीरो। और अगर मैग्नेटाइजेशन टोटली जीरो है, अगर मैग्नेटाइजेशन टोटली जीरो है, तो मेरे ग्राफ में देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके का मैं एक्स वाई एक्सिस ग्राफ बनाता हूं, लाइक दिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। व्हाट वी आर डूइंग, हमने क्या किया, इनिशियली एक्स एक्सिस पे ले लिया मैग्नेटाइजेशन, या फिर ऐसे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं मैग्नेटाइजेशन। जैसे जैसे मैं फील्ड को एक्सटर्नल बढ़ाता रहूंगा, बॉडी भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं फील्ड को बढ़ाता रहूंगा, बॉडी भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखा ये गया कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है बॉडी में, फील्ड बढ़ाई तो बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक पॉइंट पे आता है तो मुझे कांस्टेंट जाता हुआ दिखता है। एक पॉइंट पे आते हुए मुझे ये कांस्टेंट जाता हुआ दिखता है, इसकी मैग्नेटाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। दैट मींस सारे के सारे जो अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स थे ना, वो अरेंज कर चुके खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स दे हैव अरेंज्ड देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो जब वो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे तो और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। जब और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं सकता तो मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज करना शुरू करें, जैसे जैसे अब एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज करते हैं, ग्राफ ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन नहीं करता। ग्राफ जो है वो ओरिजिनल पाथ को रीगेन नहीं करता, वो कुछ इस तरीके से वापस पीछे आता है। दैट मीन्स कि आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दिया, लेकिन बॉडी ने अभी भी कुछ मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर लिया। अब बॉडी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने पास रख रही है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके पास, वो मैग्नेट बन चुकी है, वो पहले नहीं थी, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अब बन गई। अब यहां से O पॉइंट से मैंने बनाया ये A पॉइंट, and this A point is the magnetic property which is retained in the particular object upon the removal of external field, and this property is known as coercivity. क्या कहते हैं इसे, coercivity कहते हैं। कोएर्सिविटी का मतलब क्या हुआ, आपने फील्ड एक्सटर्नल लगाई, आपने फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, मैग्नेटाइजेशन होना शुरू, एक पॉइंट पे आके मैग्नेटाइजेशन हो गया कांस्टेंट, आपने फिर फील्ड एक्सटर्नल बंद करी, जैसी बंद करनी शुरू की आपने देखा कि यार ये तो वापस जीरो पे जाता ही नहीं है, ये अब थोड़ा सा ऊपर ही रह जाता है। दैट मींस बॉडी में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन हो गई हैं। बेटा ये कोएर्सिविटी नहीं है, दिस इज रिटेंटिविटी, सॉरी दिस इज रिटेंटिविटी, ठीक है, दिस इज रिटेंटिविटी। कुछ बॉडी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन हो गई है, रिटेंटिविटी है, नाम से पता चल रहा है रिटेन, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने अपने अंदर रख लिया, रिटेन कर लिया, सो दैट इज रिटेंटिविटी, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंटिविटी, आपका आंसर होगा सर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएं तो मैग्नेटाइजेशन होगा, और अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को बंद कर दें तो कुछ बॉडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर लेती है, उसे हम रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो बॉडी ने कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर लिया, कुछ उनके पास फील्ड आ गई, अब उस फील्ड को वापस से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को वापस से खत्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के। आप ये देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी,
उस मैग्नेटिक फील्ड ने एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन किया होगा, लेकिन अब उस मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए मुझे फील्ड को ऑपोजिट लगाना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं, फील्ड को ऑपोजिट में इंक्रीज करना शुरू करता हूं, लाइक दिस। एंड जब मैं इसको ऑपोजिट में इंक्रीज करना शुरू करता हूं तो एक पॉइंट ऐसा आता है, बी पॉइंट, जब मैग्नेटाइजेशन तो जीरो हो जाता है लेकिन एक्सटर्नल फील्ड को मुझे ऑपोजिट में लगाना पड़ा। एंड दिस OB इज नोन एज कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगानी पड़ी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगानी पड़ी, जिसके कारण हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रिटेन हो गई थी उसको खत्म किया। अब हम इस फील्ड को नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो ग्राफ वापस से ऐसे बढ़ेगा, लेकिन जब हम इसको वापस से डिक्रीज करने लगेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ा, फिर वापस से डिक्रीज करने लगे तो ग्राफ ऐसे गया एंड ऐसे गया और ऐसे गया। तो यहां पर आपको C और D पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। तो यू कैन सी कि भाई जो OC हो गया वो नेगेटिव में रिटेंटिविटी हो गया, दिस इज आल्सो रिटेंटिविटी। एंड OD जो हो गया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोएर्सिविटी हो गई। तो यार आप एक चीज को समझें कि रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी बोथ आर डिफरेंट। रिटेंटिविटी मतलब फील्ड हटाया, कितना बच गया मैग्नेटाइजेशन बॉडी में, उसको क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी कहेंगे। और कोएर्सिविटी मतलब जो रिटेन कर लिया अब उसको जीरो तो करना है, कैसे करें, ऑपोजिट में एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो कितना लगाना पड़े ऑपोजिट में ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी। एंड ये जो मेरे पास एक पत्ती जैसा एक, ठीक है, लीफ जैसा जो ग्राफ बना है, इसी ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये हिस्टैरिसीस लूप ये बोलता है कि एक बार अगर आपने अपनी बॉडी को मैग्नेटाइज कर दिया, ये हिस्टैरिसीस लूप आपको ये कहता है कि अगर आपने एक बार अपनी बॉडी को मैग्नेटाइज कर दिया तो जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हटाने के लिए अब आपको एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी, बॉडी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं जाएगी। बहुत भयंकर बात है। इसका मतलब बॉडी में लॉसेस आ गए, इसका मतलब आप अपनी एक्सटर्नल फील्ड दी, उस कुछ एनर्जी थी उसके पास, वो एनर्जी बॉडी ने ले ली और कुछ खुद मैग्नेटाइज हो गया, जो कि हम नहीं चाहते। चाहते हो क्या कि आपके मटेरियल मैग्नेट की तरह बन जाए? नहीं चाहते। तो ये क्या है, हिस्टैरिसीस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए लॉस। इससे एनर्जी का वेस्टेज होता है, इससे एनर्जी का वेस्टेज होता है, ये एक लॉस की तरह कंसिडर्ड होता है। ऑलवेज रिमेंबर 28, ठीक है, ये एक लॉस की तरह कंसिडर होता है। हाँ यश सिंह बताओ क्या डाउट है? सर लॉस की तरह क्यों? अगर हम किसी चीज को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, हम और इस चीज से अगर वो मैग्नेटाइज हो जाए। मैं चाहता नहीं, फॉर एग्जाम्पल इसका यूज पता है ट्रांसफार्मर में आता है। सही सवाल पूछा है कि अगर मैं चाहता हूं, खुद से चाहता हूं, तो वो लॉस नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में आपने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर्स मैग्नेटिक फील्ड पे काफी काम करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पे काफी काम करते हैं। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वहां पर EMF बनेगा, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा ये चीज। मजेदार बात यह है कि जब आप ट्रांसफॉर्मर्स की वर्किंग देखते हो, मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन देखते हो, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी, मान लो 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड दी। अब आप चाहते हो इसके कोरेस्पॉन्डिंग सामने कुछ आउटपुट मिले, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के पास कुछ एनर्जी है और सम एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द मटेरियल इन ऑर्डर टू गेट मैग्नेटाइज्ड। मतलब कुछ एनर्जी तो उसने यूज कर ली और खुद मैग्नेटाइज हो गया। क्या हम ये चाहते हैं? क्या नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया वो जितनी एनर्जी लेके आया उससे मुझे आउटपुट मिले। हाँ, वो जितनी एनर्जी लेकर आया उससे मुझे आउटपुट मिल जाता है तो मेरे को लॉस नहीं कंसिडर करूंगा। लेकिन यहाँ पर बॉडी को मैंने 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड दी, कुछ एनर्जी उसने यूटिलाइज कर ली, खुद मैग्नेटाइज हो गया और आउटपुट तो मेरा कम हो गया ना। तो हिस्टैरिसीस तो एक तरीके से मैं डिवाइसेस के अंदर क्या कंसिडर करूंगा, लॉस की तरह कंसिडर करूंगा। अब मैं ऐसे मटेरियल्स देखूंगा, ध्यान से देखो,
ऐसे मटेरियल्स देखूंगा मैं संसार में, कोशिश करूंगा। पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई जो मैंने बोला, हैंड रेज कर दो। पहले मुझे बताइए सभी, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस, 12th क्लास स्टूडेंट्स, चलिए बहुत ही बढ़िया। अरे हमने अभी देखा कि इसको लॉस की तरह कंसीडर किया जा रहा है। सर आप कह रहे हो लॉस क्यों कंसीडर किया जा रहा है? हमें अगर करना ही मैग्नेटाइजेशन है तो फिर ये लॉस थोड़ी ना हुआ बेटा। अगर मैग्नेटाइजेशन ही मेरा काम है ना तो ये लॉस नहीं है। लेकिन मान लो ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, मान लो इंडक्टर की बात हो रही है, मान लो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यार, एक एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती है जहां मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। अगर वहां पर कोर खुद ही मैग्नेटाइज हो जाए फिर क्या होगा? उसका एनर्जी वेस्ट हो गई ना। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इस हिस्टैरिसीस को लॉस की तरह कंसीडर किया जाता है। इस हिस्टैरिसीस में एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आज की क्लास में 11 बजे खत्म कर दूंगा, चैप्टर भी खत्म हो रहा है, लास्ट टॉपिक है। कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द 6th चैप्टर, ईएमएल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 1 वीक का चैप्टर है, वो भी खत्म हो रहा है। अब धड़ाधड़ जो चैप्टर होंगे बेटा ऑप्टिक्स तक। ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑप्टिक्स में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऑप्टिक्स अगर हो गया तो ऐसा समझिए कि कोर्स आपका उसके बाद 1 महीने में खत्म, ठीक है, ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम ये देख रहे हैं कि सर अगर हिस्टैरिसीस के बारे में आपने बोला कि सर ये लॉस होता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस के बारे में सर आप कह रहे हो कि सर दिस इज ए लॉस। मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है, ये लॉस है तो सर पता कैसे लगाएंगे कि मटेरियल में कितना लॉस हो सकता है? 2 मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, दोनों के हिस्टैरिसीस लूप मैंने आपको बता दिए। एक का हिस्टैरिसीस लूप कुछ इस तरीके से, एक का हिस्टैरिसीस लूप कुछ इस तरीके से आ रहा है, और दूसरा मटेरियल भी बना देता हूं मैं, दोनों दूसरे का हिस्टैरिसीस लूप भी मैं आपको बता देता हूं, लाइक दिस। ये 2 मैंने ग्राफ बनाए, एक में मटेरियल 1, एक में मटेरियल 2। मेरे से पूछा जा रहा है किस में ज्यादा लॉस होगा, कौन बता सकता है? लॉस ज्यादा किस में, मटेरियल 1 में, मटेरियल 2 में? नॉर्मली भी सोच के बता सकते हो। रिटेंटिविटी किस में ज्यादा दिख रही है? कौन ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है? किसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन है? तो ऑब्वियसली सेकंड में, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेकंड बॉडी है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा रिटेन करेगा, ज्यादा फील्ड को यूटिलाइज करेगा, ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा। अरे जब ये ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया ना कि जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा हो, जिस मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा हो उसके अंदर लॉस भी ज्यादा होगा, लॉस इज मोर। और जिस मटेरियल के अंदर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम हो वहां पर लॉस इज लेस। तो बेटा बहुत ही बेहतरीन चीज है, याद रखना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लॉसेस इन मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, losses in material due to magnetization is directly proportional to area. It is directly proportional to area of the loop. अरे बहुत ही भारी भरकम सी चीज है, याद रखना है इसे। Loss in material due to magnetization is directly proportional to the area of the loop. जितना हिस्टैरिसीस का लूप का एरिया रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन का लॉस रहेगा। बताइए यहां तक सबको हिस्टैरिसीस समझ में आया कि नहीं आया? दिस विल बी मेजरली यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स। इसको हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर में एक तरीके का लॉस होता है, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स नाम से आएगा अगले चैप्टर के अंदर। वहां पर एक तरीके का लॉस कौन सा है ट्रांसफॉर्मर में? हिस्टैरिसीस।
बताइए सभी हैंड रेज करके, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?